हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आपको याद आ रहा होगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है, साथ ही इसके टाइप्स क्या है। और आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि वो कौन से कारण हैं जिससे कि एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है सामने। साथ ही प्रॉब्लम्स यानी कि वो बालक जो कि लर्निंग के रूप में डिसेबल है, उसको किस तरीके की प्रॉब्लम एक्चुअल में फेस करनी पड़ती है। साथ ही हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट है, कोई ऐसा रेमेडी है जो कि यहाँ पे इम्प्रूव कर सके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को। तो आपको बता दूं कि अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और उसकी टाइप के बारे में नहीं पढ़ा है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक ले सकते हैं और वहाँ से जाके आप इसको पढ़ लीजिए। और साथ ही मैं बता दूं कि लेक्चर के जो पीडीएफ है वो आपको स्टडी क्लोज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और वो सारे बच्चे, वो सारे भविष्य के टीचर जो अपने आप को भविष्य में टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप किया जाए। रिकैप करना ज़रूरी है। तो रिकैप करते हुए हम देखते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एक्चुअल में है क्या। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर होता क्या है, इम्परफेक्ट एबिलिटीज़ है। किस चीज़ की इम्परफेक्ट एबिलिटीज़ है? लर्निंग एरिया में। ये आपका रीडिंग से जुड़ा हुआ, राइटिंग से जुड़ा हुआ या कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। दूसरे भाषा में हम लोग बात करें कि लर्निंग डिसेबिलिटी एनी मेंटल कंडीशन दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम एक्वायरिंग द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज एज अदर्स इन देयर सेम ग्रुप। सेम एज ग्रुप में अगर कोई भी व्यक्ति जो है सेम एज ग्रुप में जो नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, अगर वो नॉलेज उसके पास नहीं है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहलाता है। वो नॉलेज नहीं होने का मतलब है कि वो नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पा रहा, गेन नहीं कर पा रहा है कुछ मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। हालांकि देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को फेस करते हैं वो एबनॉर्मल हो गए हैं या पागल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डिसऑर्डर है जिसको हम काफ़ी हद तक या बाकी मीडियम से हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। तो आई होप ये रिकैप हो चुका है एक्चुअल में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या है। तो चलिए अब कुछ ही सेकंड में हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं इसके टाइप्स पर, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। हमने इम्पॉर्टेंट इन 5 टाइप्स के बारे में बात किया था। डिसलेक्सिया, इसमें बच्चे को लिखने पढ़ने में, खास करके लिखी हुई भाषा को पढ़ने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद से ADHD यानी एक्शन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि हाइपर एक्टिविटी, आपको मालूम ही चल रहा है कि नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा ओवर एक्शन करना, ओवर एक्टिविटीज़ करना या बिहेवियरल इश्यूज़ भी आप कह सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम है। उसके बाद डिसकैलकुलिया, ये बिल्कुल नाम से मालूम चल रहा है कि जब बच्चा बेसिक मैथ्स भी नहीं बना पा रहा है या उसको मैथ्स से डर भय लग रहा है तो वो डिसकैलकुलिया को फेस कर रहा है। उसके बाद से डिसग्राफिया, तो ग्राफिया का मतलब कुछ लिखने से है, यानी कि जब उसको लिखावट में प्रॉब्लम होती है, वो ठीक तरीके से अक्षरों को नहीं बना पाता है, ये डिसग्राफिया कहलाता है। उसके बाद डिस्प्रैक्सिया, यह एक्चुअल में आपका कोई भी मोटर स्किल जो है, यानी कि जो आपका बॉडी एक्शन है और जिस तरीके से आपकी फिजिकल एक्टिविटी होने वाली है वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, या फिजिकल एक्टिविटी या तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या फिर आप ठीक तरीके से जो मोटर स्किल्स हैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन कारणों की, उन कॉजेज की जिस वजह से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को देखा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई खास साइन नहीं है जिससे कि मालूम चले कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे फैक्टर ज़रूर हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि या फिर वो कारण हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। हेरिडिटी, यहाँ देख ही रहे हैं कि जो वंशानुक्रम चल रहा है उस हिसाब से हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके DNA में जो जीन कैरी है, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो इस तरीके के डिसऑर्डर को फेस करने को मिलता है बच्चों में। उसके बाद अगर आप बात करते हैं इलनेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ, ठीक है, अगर किसी तरीके की जब बच्चा पेट में है, माँ के गर्भ में है या फिर वो बर्थ ले चुका है, तो उस दौरान बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान कि अगर बच्चे को बचपन में किसी तरीके की इलनेस हो गई है या इंजरीज हो गई है तो ये भी यहाँ पे अफेक्ट करती है उसके लर्निंग कैपेसिटी को।
साथ ही अगर मदर किसी तरीके का अल्कोहल कंज्यूम करती है या कोई ड्रग कंज्यूम करती है, कोई फिजिकल ट्रॉमा से बच्चा गुजर गया या फिर मदर गुजर गई, पुअर ग्रोथ है बच्चे का, या फिर उसका बर्थ वेट प्रॉपर नहीं है, लो है, उसके बाद से प्री मैच्योर बच्चा है, तो या फिर प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, यानी कि जो लेबर पेन है बहुत लंबा चल गया मदर को, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। तो यानी कि जो हमारा डीएनए है वो किस तरीके से हमारे जीन को लेकर जा रहा है, और इस डीएनए में, इस जीन में अगर किसी तरीके की डिसेबिलिटीज़ देखने को मिल रही है वो बच्चे में आ जाती है। और साथ ही अगर मदर किसी भी तरीके से इल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर वो अल्कोहल ड्रग को कंज्यूम कर रही है, किसी फिजिकल ट्रॉमा में है, या बच्चा प्री मैच्योर है, तो ये भी कुछ ऐसे रीज़न है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए एक प्रॉपर बैकग्राउंड आप कह सकते हैं कि देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि बचपन में ही अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है बच्चे के साथ आफ्टर बर्थ, जैसे कि उसको बहुत तेज बुखार हो गया है, या फिर हेड इंजरीज आ गई है, या उसका न्यूट्रिशन लेवल सही नहीं है, तो ऐसे में भी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ फेस करनी पड़ती है। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, ये किसी को भी प्रभावित कर सकता है, तो किसी की भी सीखने की क्षमता पर ये अटैक करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके के टॉक्सिन चीज़ों का एक्सपोजर बढ़ जाता है और बच्चा उसके टच में आ जाता है, जैसे पेंट हो गया, सेरामिक्स हो गया, टॉयज़ हो गया, तो ये या फिर आसपास का कुछ ऐसा माहौल या ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं जो कि बच्चे की लर्निंग एबिलिटी के ऊपर, यानी कि जो लर्निंग क्षमता है उसको वो प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स की, कि बच्चा, आखिर हमने कारण तो पढ़ लिया कि कारण जो है ये हमारे डीएनए से रिलेट करता हुआ हो सकता है, साथ ही मदर प्रेगनेंसी में किस तरीके की उसकी प्रेगनेंसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और बच्चे के साथ अगर कोई भी बैड इंसिडेंट हुआ है आफ्टर बर्थ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि उसकी लर्निंग एबिलिटी किस तरीके की होगी, या उसका जो क्षमता है किसी चीज़ को सीखने का, उस पर इन चीज़ों का असर पड़ता है। आप इसको एक फैक्टर के तौर पे ले सकते हैं, और ये कॉजेज़ हैं। अब हम बात करते हैं कि चलिए बच्चा जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को फेस कर रहा है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम एक्चुअल में वो फेस करता है। तो प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करें तो ये प्रॉब्लम प्री स्कूल के बारे में अगर हम देखते हैं, तो प्री स्कूल का आप देख सकते हैं कि एज आपको बताया जा रहा है कि लगभग 1-1.5 साल के बच्चे इसमें आते हैं, 15 से 18 महीने के बच्चे सिंपल से वर्ड को वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये प्री स्कूल के बारे में बताया जा रहा है कि वो बच्चा जो कि प्री स्कूल में है और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को फेस कर रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम जज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बच्चे में किसी तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या नहीं। तो देखिए, अगर बच्चा सिंपल वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, वो शब्दों को, अक्षरों को नहीं पहचान पा रहा है, वो नंबर्स को या राइम्स को या सॉन्ग को, इन सब चीज़ को भी जो छोटे लेवल पे आमतौर पे उसके एज के सारे बच्चे कर पा रहे हैं और उसको परेशानी हो रही है, उसके बाद वो किसी छोटे मोटे टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जो रूल्स हैं या डायरेक्शंस हैं वो सब वो नहीं जान पा रहा है, तो वो बेसिक चीज़ें जो उसके एज में सारे बच्चे कर पा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए ये चैलेंजिंग हो गया है। तो ये कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, जो बहुत ही माइनर एज में बच्चों में देखने को मिलती है जब वो प्री स्कूलिंग में रहते हैं। अब हम जानते हैं प्राइमरी स्कूल में, अब बालक जो है वो प्राइमरी स्कूल में अगर आ चुका है, तो देखिए उसको किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ या कौन सी प्रॉब्लम जो है उसे फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो वही लेटर साउंड। देखिए, प्रॉब्लम जो है बिल्कुल कॉमन रहते हैं और बड़ी क्लासेस में वो थोड़े और बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बड़ी क्लासेस में हमारे स्टडी या फिर लोग बाहरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन बढ़ने लगता है, तो ऐसे में बच्चा जो है ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज फेस करता है। तो उसको लेटर्स को, साउंड को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको रीडिंग में, राइटिंग में, एक्यूरेसी में, स्पेलिंग्स में, इन सब में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। साथ ही जो वो मतलब वर्ड्स को डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाता है, खास करके वो वर्ड जो कि मतलब आगे पीछे हो, एक जैसे समझ में आता हो, जैसे कि 25 ले लीजिए और 52 ले लीजिए, तो ये भी 5-2 है और ये 2-5 है, तो इसको रिवर्स कर दिया जाए, आगे पीछे कर दिया जाए, तो बच्चा इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है। जैसे बी को देखिए,
अब बी का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो हाफ सर्कल सा है, इसको अपोजिट साइड में अगर हम लोग लेफ्ट में लगा देते हैं तो ये डी बन जाता है। जो ऑन है इसकी मीनिंग अलग है और नो की मीनिंग अलग है, लेकिन इसमें जो लेटर यूज हो रहे हैं वो एक ही है। 52 और 25 में जो डिजिट है वो एक ही है, ठीक है। उसके बाद एस जो है वो दिखने में थोड़ा बहुत 5 की तरह लगता है। तो यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आ पाता कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है। कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। तो ऐसी चीज़ों को उसको फेस करना पड़ता है जब वो प्री स्कूल में रहता है, प्राइमरी स्कूल में रहता है। उसके बाद से वही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है अल्फ़ाबेट्स को, लेटर को। फिर मैथमेटिकल सिंबल्स उसको नहीं समझ में आते हैं, मैथ्स के छोटे माइनर प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। फिर से मेमोराइजिंग करना, पोएम्स याद करना या कोई छोटे मोटे आंसर्स को याद करना, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में बहुत बड़े बड़े तो आंसर होते नहीं है रटने के लिए, छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, उसको बच्चा मेमोराइज नहीं कर पाता है, छोटे से राइम्स और पोएम को वो याद नहीं कर पाता है। तो ऐसी डिफ़िकल्टीज होती है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज प्राइमरी स्कूल में। अब देखिए बच्चा आ गया है मिडिल स्कूल में, तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया या प्रॉपर थेरेपी के थ्रू नहीं अगर जाते हैं तो बड़ी क्लासेस में उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब बच्चा जब मिडिल स्कूल में आ जा रहा है तो उसको देखिए कैसी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। एक तो उसको ये सब समझ में नहीं आता, SEA, ये सी और ये सी, यानी कि साउंड एक जैसे हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, मतलब ये सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन इनकी मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर ये वीक है और ये वीक है, तो ये दोनों साउंड तो सिमिलर कर रहे हैं लेकिन इनके जो मीनिंग है वो अलग है। एक सी आपका समुद्र हो गया, एक सी आपका देखना हो गया, एक वीक आपका कमज़ोर दुर्बल हो गया और एक वीक आपका जो सप्ताह हम कहते हैं वो हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साउंड जो है वो सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग हो जा रही है। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये है क्या एक्चुअल में। उसके बाद देख लीजिए लाउडली रीड करने को जब कहा जाता है या रिटर्न असाइनमेंट करने को कहा जाता है, कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आती है तो बच्चे के पास एक रहता है या तो भाई इस काम को अवॉइड कर दिया जाए या फिर आप करे क्या, क्योंकि हो नहीं पाता है। बच्चा जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को फेस कर रहा है तो उसका मन होता है कि इन सारे जो टास्क हैं इनको हम अवॉइड ही कर दे क्योंकि ये हमसे होने नहीं जा रहा है। हैंड राइटिंग में उसको प्रॉब्लम होती है, उसको लिखना बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है, इसीलिए वो कई बार क्या करता है कि पेंसिल की ग्रिप को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ता है कि पेंसिल कहीं उसके हाथ से छूट ना जाए, ठीक है। उसके बाद से मेमोराइजिंग करना, किसी फैक्ट को रिकॉल करना, ये उससे हो नहीं पाता है। बॉडी लैंग्वेज को समझना, फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब ये उसके बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है किस तरीके से भविष्य में एक बालक का जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा असर डालता है और बहुत बड़ा एक हर्डल के रूप में काम करता है। अब वो जब मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में आ जा रहा है तो हाई स्कूल में आते ही उसकी प्रॉब्लम भी हाई हो जा रही है, ठीक है। तो यानी डिफ़िकल्टीज़ का लेवल भी हाई हो जा रहा है। स्पेलिंग एरर उसको देखने को मिलता है, यानी कि एक्यूरेटली वो स्पेलिंग को नहीं लिख पाता है। रीडिंग राइटिंग टास्क में भी वो गड़बड़ हो जाता है, किसी चीज़ को समराइज़ करना, आंसरिंग एप्लीकेशन करना, फ्रेसिंग करना, प्रॉब्लम्स हो गया, क्वेश्चंस हो गए, ये मतलब जो टेस्ट हम लोग देते हैं, ये सब में उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि बच्चा जो है बहुत बचपन से ही लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को फेस कर पा रहा है। इम्प्रूवमेंट उसमें हो नहीं पाया, जैसे जैसे वो हायर क्लासेस में जा रहा है उसकी प्रॉब्लम भी हाई होती जा रही है। पुअर मेमोरी है यहाँ पे, यानी कि वो अच्छी तरीके से मेमोराइज नहीं कर पा रहा है कॉन्सेप्ट को। एडजस्टिंग टू न्यू सराउंडिंग, नए माहौल में भी बच्चे को एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद से किसी भी टास्क पे वो फोकस नहीं कर पाता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम उसको देखने को मिलती है, यानी लैक ऑफ कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं। किसी भी टास्क को करने के लिए या कोई भी काम हम कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, फोकस करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो तो उसको अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वो बच्चे, वो चाइल्ड जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके साथ ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जिस तरीके से हम बस इस चीज़ को रीड कर रहे हैं और तब हमें लग रहा है कि ये कितना बड़ा डिफ़िकल्टीज़ है और कितना बड़ा रोड़ा है किसी के भी प्रोग्रेस के लिए, किसी के भी जीवन की बेहतरी के लिए। तो समझिए वो सारे लोग जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं उनके लिए किस लेवल की परेशानियां ये फेस करना पड़ता होगा उनको। इतनी बातें बस हम पढ़ रहे हैं, इससे भी ज़्यादा कई चीज़ें होंगी जो उनको फेस करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को ख़त्म कर सके या उससे ओवरकम हो सके? तो देखिए
ऐसा कोई खास तो नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा भी हुआ है, अ लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन नॉट बी क्योर्ड। ठीक है, इसे क्योर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की डिसेबिलिटी से उनको बाहर निकालने के लिए हम एक प्रॉपर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें सपोर्ट किसका, पेरेंट्स का, टीचर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं, आमतौर पे बच्चे छोटे होते हैं तो उनके फ्रेंड भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बड़े क्लासेस में बच्चे जाते हैं तो वो मजाक बन के रह जाते हैं, तो बेहतर होगा कि अगर उनके दोस्त भी उनको सपोर्ट करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही यहाँ पे देखें, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए आपको जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साथ में जो स्पेशलिस्ट हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद इस तरीके की कोई इंटरवेंशन प्रोग्राम्स है या थेरेपीज़ हैं, इनकी मदद ली जा सकती है। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, बिल्कुल इसमें इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। और कई बच्चों को इम्प्रूव भी किया गया है। तो अब इम्प्रूवमेंट के लिए हमने देखा ही कि यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा, देखिए जो लोग मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, गुड लर्नर होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, उनको भी अगर पेरेंट्स का, टीचर का या साथ के बच्चों का सपोर्ट नहीं मिले तो कहीं ना कहीं वो वीक हो जाते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो वैसे बच्चे जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को कन्फ्रंट किए हैं, उसको फेस कर रहे हैं, अगर उनको पेरेंट्स और टीचर का सपोर्ट नहीं मिले तो उनके लिए सिचुएशन और वर्स हो जाती है और बेकार हो जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स का, टीचर का सपोर्ट मिले। साथ ही मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो गए, स्पेशल ट्रेनर्स हो गए, उसके बाद स्पेशल प्रोग्राम्स हो गए, थेरेपीज़ हो गए, ये सारी चीज़ें भी बहुत काम आती हैं लर्निंग डिसेबिलिटी से ओवरकम होने के लिए। साथ ही साथ हम बात करें तो ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो इस तरीके के स्पेशल जो टीचिंग टेक्निक्स हैं बच्चों के लिए, उसको वो इम्प्रूव करके उनकी एकेडमिक स्किल को बढ़ा पाए। साथ ही जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो होते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें स्पेशल एजुकेटर्स रहते हैं, ये इन बच्चों को खास तौर से इनके एकेडमिक स्किल को इम्प्रूव करने में कोशिश करते हैं, या जिस तरीके की डिसेबिलिटीज़ को बच्चा फेस कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करके इनकी कोशिश रहती है कि उसको मिनिमाइज़ किया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए। साथ ही थेरेपीज़ हो गई, कई ऐसी थेरेपीज़ हैं जो कि जो मोटर स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करती हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, डांसिंग हो गया, उसके बाद गेम्स, स्पोर्ट्स, ये कुछ ऐसे स्किल हैं जो कि इम्प्रूव करती हैं बच्चों का जो मोटर फंक्शंस होता है, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको एनहांस करती हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर आप लोगों के आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जो आप महसूस करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को फेस कर रहा है, तो उसको एक एक्स्ट्रा हेल्प ज़रूर करें, एक एक्स्ट्रा केयर ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का केयर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करेगा। हालांकि लाइफ टाइम के लिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आप उसकी हेल्प ज़रूर कर पाएंगे। और ऐसे बच्चों के लिए हेल्प बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो here is the end of this lecture. Thank you so much for your attention.